हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो 2 नंबर में आए, 4 में, 7 में, किसी में भी आए, 1 नंबर में भी आता कई बार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमें पता है फ्रॉग जो है उसका जो मोड ऑफ लाइफ है ना वो है एम्फीबियस टाइप का। वो ड्यूल नेचर का है, वो टेरेस्ट्रियल भी है और वो एक्वेटिक भी है। वो अपनी लाइफ दोनों सरफेस के ऊपर सरवाइव कर सकता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है ना वो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अकॉर्डिंग टू देयर एम्फीबियस लाइफ है, वो भी 3 तरह का है। एक बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, एक प्लमनरी रेस्पिरेशन है और एक क्यूटेनस रेस्पिरेशन है। अब तीनों जो रेस्पिरेशन की टाइप है ना उनमें से जो क्यूटेनस रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनस रेस्पिरेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला, क्यूटेनस जो रेस्पिरेशन है उसके लिए जो सरफेस है वो है स्किन। क्यूटेनस रेस्पिरेशन नाम से पता चल रहा है, क्यूटेनस मीन्स स्किन। अब स्किन पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक बड़ा सा सरफेस एरिया उसको ईजिली प्रोवाइड हो रहा है डायरेक्ट गैसेस के एक्सचेंज के लिए। दूसरा है किसी तरह की कोई मस्कुलर मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ईजिली हो सकता है। तीसरा है जो वाटर है और जो लैंड है दोनों जगह पे क्यूटेनस रेस्पिरेशन पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि जो स्किन है वो मॉइस्ट है। मॉइस्ट किस लिए है? एक तो पानी में रहेगा तो वाटर मिल गया, साथ में स्किन मॉइस्ट हो गई। दूसरा क्या फ़ायदा है? स्किन के अंदर हमने पढ़ा था बॉडी वॉल में कि जो स्किन है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वो ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं फ्लूइड, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं और वो फ्लूइड स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। तो दोनों जगह पे क्यूटेनस रेस्पिरेशन चलता रहेगा, लैंड के ऊपर भी और वाटर के अंदर भी। अब नेक्स्ट है हाइबरनेशन करता है जब ये एस्टाइवेशन में जाता है तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन भी कौन सा है? क्यूटेनस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है जो फ्रॉग है मोस्ट ऑफ द टाइम पानी के अंदर ही रहता है और पानी के अंदर जो सबसे बेस्ट वे है रेस्पिरेशन का वो क्यूटेनस रेस्पिरेशन ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ डिवाइड ऑफ एक्जोस्केलेटन। किसी तरह का एक्जोस्केलेटन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेस्पिरेशन में। तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन सबसे बेस्ट रेस्पिरेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्यूटेनस रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है ना उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है स्किन। स्किन सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करती है जो एक आइडियल सरफेस जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो सके, वो सारी की सारी कंडीशंस स्किन पूरी करती है। स्किन के पास कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताई थी, स्किन के पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो है जो स्किन है वो मॉइस्ट है, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। दूसरा है स्किन के अंदर बिल्कुल बिलो द स्किन क्या प्रेजेंट है? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स का। तीसरी खास बात क्या है? डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ गैसेस के कांटेक्ट में रहती है स्किन। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है। रेस्पिरेशन क्यूटेनस हो गया, अब क्यूटेनस रेस्पिरेशन तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, हमें पता चल गया
कि रेस्पिरेशन होगा स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होगा? स्किन डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है स्किन इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। अब हमने एक बात याद रखनी है, जो मैकेनिज़्म है ना, वो मैकेनिज़्म है सिंपल मैकेनिज़्म, वो है डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न सबको पता है डिफ्यूज़न क्या होता है। कोई भी लिक्विड, गैस या सॉलिड अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। सिंपल सी बात है, ये है डिफ्यूज़न। कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। अब वैसा ही यहाँ पे जब गैसेस का एक्सचेंज होता है स्किन के अंदर, वैसा ही मैकेनिज़्म यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। जो डायग्राम है इसके अंदर देखो, जो ब्लड है यहाँ पे देखो, ब्लड विद मोर O2 एंड CO2 यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ पे देखो ब्लड विद मोर CO2 एंड लेस O2। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ देखो ब्लड इस साइड से आ रहा है स्किन के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो मूवमेंट है ब्लड की वो इस साइड से और इस साइड की तरफ है। अब यहाँ देखो जब ब्लड स्किन के अंदर आया, ब्लड कैपिलरीज से स्किन के अंदर आया ब्लड, जो ब्लड कैपिलरीज स्किन के अंदर हैं उनके अंदर जब गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए जो ब्लड आया उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम है। अब जैसे ही ब्लड एक्सचेंज होने के लिए आया, एक्सचेंज होने के लिए यहाँ पे सरफेस के साथ जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है वहाँ पे देखो एक्सचेंज होगा यहाँ पे गैसेस का। अब ये है वाटर, वाटर के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर फिल्म विद मोर O2 लेस CO2। अब ये देखो जो स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर जैसे ही आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया, आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। अब यहाँ पे सीधा डिफ्यूज़न का मतलब है ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड में कम है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मूव कर जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से इन्वायरमेंट में मूव कर जाएगी। मैकेनिज्म डिफ्यूज़न का, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ थी? ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन थी वाटर के अंदर, वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गई। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ थी? ब्लड के अंदर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी? ब्लड के अंदर। लोअर कंसंट्रेशन किसके अंदर थी? वाटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। मैकेनिज्म कौन सा हो गया? डिफ्यूज़न का। मैकेनिज्म कौन सा हो गया? डिफ्यूज़न का। ठीक है, अब आर्टरी थी, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया किसने? वेन्स ने, और ये वेन्स ब्लड को लेके जाएंगी पूरी बॉडी के अंदर। और अब जो वेन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर खास बात क्या है? ब्लड विद मोर ऑक्सीजन एंड लेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट उसके अंदर कम है। ये मैकेनिज्म है सिंपल क्यूटेनस टाइप के रेस्पिरेशन का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बक्को वर्ड आ गया। बक्को वर्ड का मतलब है बक्कल कैविटी, फेरेंजियल वर्ड का मतलब है फेरिंग्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है ना उसकी बात हो रही है। उसकी बात क्यों हो रही है रेस्पिरेशन में? क्योंकि जो बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है ना उसकी जो इनर लाइनिंग है,
उसकी जो इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग के ऊपर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो यहाँ पे जो ये कैविटी दिखा रखी है ना, ये सारी की सारी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। और इसकी जो ये इनर लाइनिंग है, इसकी जो ये इनर लाइनिंग है, ये जो इनर लाइनिंग है इसकी, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक मैकेनिज्म ये भी है रेस्पिरेशन का। बेशक ये जो मैकेनिज्म है अगले दो, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बेशक ये मैकेनिज्म एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इन मैकेनिज्म के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये भी बड़े दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट है, हम बात करते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के बारे में। हमें पता चल गया बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन से मतलब है बक्कोफेरेंजियल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है वो भी बड़ी थिन और मॉइस्ट होती है, और उस बड़ी थिन और मॉइस्ट सरफेस के ऊपर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैकेनिज्म गैसेस के एक्सचेंज का वही डिफ्यूज़न है, जहाँ हायर कंसंट्रेशन से गैसेस लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगी। मैकेनिज्म वही है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है अब वो कंसीडर में आ गई है यहाँ पे, क्योंकि बक्कोफेरेंजियल कैविटी तक गैस को पहुँचाना है, गैसेस को पहुँचाना है एक्सचेंज होने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ट्रैक चाहिए जिसके थ्रू गैस बॉडी के अंदर बक्कोफेरेंजियल कैविटी तक पहुँचे और वहाँ से बॉडी से बाहर निकले। अब उस ट्रैक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। अब वो ट्रैक किससे बना है? वो ट्रैक बना है, सबसे पहला जो पार्ट है उस ट्रैक के अंदर वो है एक्सटर्नल नेरिस। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये एक्सटर्नल नेरिस है यहाँ पे। दूसरा जो पार्ट है वो है नेजल चैम्बर। दूसरा जो पार्ट है वो है नेजल चैम्बर। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो कैविटी बनी हुई है, ये जो चैम्बर बना हुआ है, ये है नेजल चैम्बर। तीसरा जो पार्ट है वो है इंटरनल नेरिस। ये यहाँ पे जो ये नेजल चैम्बर अंदर की तरफ खुल रहा है, ये वाला जो अपर्चर है ये है इंटरनल नेरिस। और चौथा जो पार्ट है वो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। चौथा जो पार्ट है वो कौन सा है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये पूरी की पूरी जो कैविटी यहाँ पे दिखाई हुई है, ये सारी कैविटी कौन सी है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये मैकेनिज्म की खास बात एक और है, ये मैकेनिज्म फॉलो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में भी। इसके अंदर मेन जो काम है वो काम है मसल्स का। मेन जो काम है वो किसका है? मसल्स का काम है। अब मसल्स कौन सी हैं? मसल्स बेसिकली प्रेजेंट है, दो तरह की मसल्स हैं बेसिकली। जो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो मसल्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है दो मसल्स की। एक मसल का नाम है स्टीर्नोहयाल मसल। एक मसल का नाम कौन सा है? स्टीर्नोहयाल मसल। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ स्टीर्नोहयाल मसल। अब ये जो मसल है ना, ये स्टार्ट होती है पेक्टोरल गर्डल से लेके और हायोइड अपरेटस तक। कहाँ से लेके? पेक्टोरल गर्डल से लेके और हायोइड अपरेटस तक ये जो मसल प्रेजेंट है, इस मसल को बोलते हैं स्टीर्नोहयाल मसल। अब ये मसल जो है, इसका काम क्या है? ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब खींचेगी। खींचने से मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट होने से मतलब है ये मसल खींचेगी इस साइड, ऐसे खींचेगी इस तरफ, और इस तरफ ऐसे खींचेगी ना, तो इसमें क्या होगा? ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, इसका जो सरफेस है, इसकी जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी की जो वॉल्यूम है, अगर इसको हम ऐसे खींचेंगे, इस साइड पे ऐसे खींचेंगे, तो जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है इसकी वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी।
वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो जो एयर प्रेशर है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ख़ास बात क्या होगी, जो इसके अंदर जो एयर प्रेशर बनेगा, जो एयर प्रेशर होगा वो एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इतना याद रखना है कि स्टीर्नोहाइयल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या करेगी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी और एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है दूसरी जो मसल है ना, दूसरी मसल है, उस मसल का नाम है पेट्रोहाइयल मसल। देखो यहाँ से जो स्कल है, जो स्कल है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो मसल है, इस मसल को बोलते हैं पेट्रोहाइयल मसल। इस मसल को क्या बोलेंगे, पेट्रोहाइयल मसल। कहाँ से कहाँ तक है, स्कल से, स्कल की लोअर साइड से और हायोड अपरेटस की जो रूफ है वहाँ तक जो मसल प्रेजेंट है, उस मसल का नाम है पेट्रोहाइयल मसल। दो तरह की मसल हो गई, एक पेट्रोहाइयल मसल, दूसरी स्टीर्नोहाइयल मसल। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है, अब इस पेट्रोहाइयल मसल का क्या काम है, पेट्रोहाइयल मसल का काम है जब पेट्रोहाइयल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब ये पेट्रोहाइयल मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो किससे क्या होगा, जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ना, जो बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है, उस बक्कोफेरेंजियल कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इसके अंदर जो एयर भरी हुई है बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर, उसका एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा, उस गुब्बारे के अंदर हमने हवा भर ली और उसको हम ऐसे पिचकाएं अपने दोनों हाथों से, तो उससे क्या होगा, उसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा पिचकाएंगे तो प्रेशर से वो गुब्बारा फूट जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी सारा जो काम है वो प्रेशर का है। एक मसल का काम है प्रेशर को डिक्रीज़ करना, एक मसल का काम है प्रेशर को इंक्रीज़ करना। किसका प्रेशर, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का प्रेशर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है and it involve the movement of the fresh air into the buccopharyngeal cavity। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। अब जब इंस्पायरेशन होगा तो उसमें सबसे पहला जो काम है वो है स्टीर्नोहाइयल मसल्स का। सबसे पहला जो काम है वो किसका है, स्टीर्नोहाइयल मसल्स। यहाँ पे जो स्टीर्नोहाइयल मसल्स प्रेजेंट है वो स्टीर्नोहाइयल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उससे क्या होगा, जो थ्रोट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो थ्रोट है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और उससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी बक्कोफेरेंजियल कैविटी की। उससे क्या होगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी, और इंक्रीज करने से जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। इनलार्ज होने से क्या होगा, जो एयर प्रेशर है इसके अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अगला काम है जो एक्सटर्नल नैरीज है और जो इंटरनल नैरीज है वो खुल जाएंगे एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से। अब बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है इन्वायरमेंट में और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर एयर प्रेशर कम है। अब बाहर से जो एयर है वो एक्सटर्नल नैरीज और नेजल चैम्बर और इंटरनल नैरीज से होती हुई बक्कोफेरेंजियल कैविटी में पहुंच जाएगी। जैसे ही एयर प्रेशर दोनों का सेम होगा तो एयर प्रेशर सेम होने से, जैसे ही दोनों का सेम होगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी का और बाहरी इन्वायरमेंट का सेम होगा, तो क्या होगा, जो एक बोन का नाम है मेंटोमैकेलियन, तो बोन का नाम है, इसका नाम है मेंटोमैकेलियन। यहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है मेंटोमैकेलियन। प्री मैक्सिला बोन भी बोलते हैं इसको मेंटोमैकेलियन, या फिर प्री मैक्सिला बोन भी बोलते हैं इसको।
वो बोन क्या करेगी, एक्सटर्नल नैरिस को क्लोज कर देगी, एक्सटर्नल नैरिस को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। एक्सटर्नल नैरिस क्लोज हो गई, एयर किसके अंदर भर गई, बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर भर गई, इसके अंदर भर गई, बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर अब एयर है। अब अगला जो स्टेप है वो है गैसेस के एक्सचेंज का। अब अंदर एयर प्रेशर, बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर एयर प्रेशर कम है, वही डिफ्यूज़न वाला है। अब बकोफेरेंजियल कैविटी में जो गैसेस है O2 है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज होगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर एक्सचेंज होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपायरेशन का। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपायरेशन का। अब जो ये गैस बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर भरी हुई है ना, इसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए क्या होगा, दूसरी जो मसल है, अब तक हमने पढ़ा ना स्टीर्नोहयाल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, और उससे क्या हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, और एयर प्रेशर डिक्रीज होने से के बाहर जो गैस थी वो अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी में आ गई थी। अब उसके बाद वो जो बोन थी मेंटोमैकेलियन बोन वो क्लोज हो गई, उससे एक्सटर्नल नैरिस क्लोज हो गया और गैसेस का एक्सचेंज हो गया। अब हम बात करते हैं इस गैस को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या होगा, बाहर निकालने के लिए जो मैकेनिज़्म फॉलो होगा उस मैकेनिज़्म में बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है पेट्रोहयाल मसल का। पेट्रोहयाल मसल, यहाँ से और यहाँ तक जो मसल प्रेजेंट थी, यहाँ से और यहाँ तक जो मसल प्रेजेंट थी उसका नाम पेट्रोहयाल मसल है। अब वो मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो बकोफेरेंजियल कैविटी की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगी। अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी तो वही गुब्बारे वाला एग्जाम्पल है, तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, और एयर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो ये इंटरनल नैरिस और एक्सटर्नल नैरिस थी, ये इंटरनल नैरिस और एक्सटर्नल नैरिस के अपर्चर खुल जाएंगे, और यहाँ से जो गैस थी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, और ये हो जाएगा मैकेनिज़्म किसका, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो रेस्पिरेशन की टाइप हो, पल्मनरी रेस्पिरेशन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।